कर्नाटक का सियासी संकट हल करने में कांग्रेस ने कामयाबी हासिल की। अब कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया होंगे, जबकि डीके शिवकुमार कर्नाटक के नए उप मुख्यमंत्री होंगे। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार देर रात लंबी बातचीत की और फिर दोनों नेताओं को इस फॉर्मूले पर राजी कर लिया गया। कर्नाटक में नई सरकार के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 20 मई को दोपहर 12:30 बजे होगा। आयोजन की तैयारियां स्टेडियम में शुरू हो गई है। भव्य सजावट की जा रही है। सिद्धारमैया के घर और पैतृक गांव में जश्न चल रहा है। इधर बेंगलुरु में गुरुवार शाम को कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें इसकी आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। कर्नाटक में पार्टी विधायक दल के नेता को चुनने के लिए पिछले 5 दिन से कांग्रेस में मंथन का दौर जारी था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल और कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि पावर शेयरिंग का फॉर्मूला कहीं से भी बातचीत में नहीं था और जो मीडिया में लगातार ये बात चल रही है वो सरासर गलत है। कैमरा पर्सन दीपक दुबे के साथ अमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल कर दिया गया है। अरुणाचल से आने वाले सांसद किरेन रिजिजू का मंत्रालय बदल दिया गया है। उनका कानून मंत्रालय अब अर्जुन राम मेघवाल के पास होगा। किरेन रिजिजू को कानून मंत्री पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्री बनाया गया है। किरेन रिजिजू बतौर केंद्रीय कानून मंत्री लगातार चर्चा में रहे और उन्होंने पिछले दिनों न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे। पीएम नरेंद्र मोदी की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंत्रिमंडल में बदलाव की मंजूरी दे दी है। अब किरेन रिजिजू को कानून मंत्रालय से बदलकर भू विज्ञान मंत्रालय दिया गया है। वहीं रिजिजू की जगह अर्जुन राम मेघवाल को उनके मौजूदा पोर्टफोलियो के अलावा कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में स्वतंत्र प्रभार सौंप दिया गया है। आने वाले चुनाव को लेकर ध्यान में लेकर रणनीति के तहत ऐसे फैसले लिए गए और आने वाले समय में हो सकता है कि ऐसे फैसले और लिए जाएं। ये थोड़ा समझने में थोड़ा और वक्त लग सकता है। कैमरामैन राणा के साथ प्रशांत देव। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली कटरा नेशनल हाईवे बनना है और इसी के चलते ही किसानों की ज़मीनें एक्वायर करने का काम चल रहा है। और वहीं पर गुरदासपुर में जिस तरह से कल की घटना हुई, किसानों और प्रशासन में हाथापाई हुई और उसके बाद किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने ऐलान कर दिया कि आज 1 बजे के बाद जो रेलों की आवाजाही है वो ठप कर दी जाएगी और किसान जगह जगह पटड़ियों पर बैठ जाएंगे। ऐसा ही हुआ। अब 1 बजे के बाद किसान अमृतसर, मोगा, जलंधर, कैंट में जगह जगह पर बैठ गए हैं और जो रेलें हैं, रेलें कई जगह पर रुकी पड़ी हैं। यात्री परेशान हो रहे हैं और वहीं पर किसान नेता मांग कर रहे हैं कि उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने कल किसानों के साथ और किसान महिलाओं के साथ हाथापाई की थी और वह अब भी पटड़ियों पर इंडेफिनिट तरीके के साथ बैठे हुए हैं। और जब तक इसका हल नहीं निकलेगा, किसान नेताओं का कहना है कि वो इसी तरह पटड़ियों पर बैठे रहेंगे। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 चंडीगढ़। एक तरफ राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलते हुए गौशालाओं के लिए 1300 करोड़ रुपए का अनुदान दे रही है। मंदिरों में जीर्णोद्धार के लिए 5 करोड़ रुपए का बजट और पुजारियों को भी जो मानदेय है वह 3000 से लेकर 5000 रुपये तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। वहीं अब मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप भी उस पर लगना शुरू हो गया। दरअसल जयपुर के सांगानेर इलाके में अशोक गहलोत सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए छात्रावास बनाने के लिए निःशुल्क जमीन दी, जिसे लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। विरोध प्रदर्शन इस बात को लेकर कि पर्टिकुलर एक समुदाय के लोगों पर क्यों अशोक गहलोत सरकार मेहरबान हो रही है, क्यों केवल उन्हें ही निःशुल्क जमीन दे रही है। इसे लेकर जयपुर के सांगानेर इलाके में बने हाउसिंग बोर्ड जो कि जमीन निःशुल्क दे रहा है, उसके दफ्तर के बाहर संयुक्त हिंदू समुदाय के लोगों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हाथों में ये लोग बैनर पोस्टर लेकर झंडा प्रदर्शन करके लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इन लोगों का इतना ही कहना है कि अशोक गहलोत सरकार यदि देना ही चाहती है तो सब समुदाय के लोगों को छात्रावास बनाने के लिए निःशुल्क जमीन देनी चाहिए। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। प्रवर्तन निदेशालय ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को एक मामले में पूछताछ के लिए नई दिल्ली बुलाया और आज उनसे पूछताछ की। मामला नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है। राबड़ी देवी आज सुबह करीब 11:30 बजे दिल्ली के ईडी दफ्तर पहुंची और पीएमएलए कानून के तहत अपना बयान दर्ज कराया। इसी महीने में पहले ही ईडी तेजस्वी यादव और मीसा भारती से पूछताछ कर चुकी है। ईडी सीबीआई की एफआईआर के आधार पर कार्रवाई कर रही है। ईडी ने कुछ समय पहले इस मामले में लालू यादव के परिजनों और करीबियों के घर तलाशी भी ली थी।
जांच एजेंसी के अनुसार उन्होंने छापेमारी में 1 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी जब्त की थी। बता दें कि इससे पहले नौकरी के बदले ज़मीन घोटाले के जांच के क्रम में सीबीआई ने लालू परिवार के सभी सदस्यों के नाम से खरीदी गई संपत्ति का ब्यौरा मांगा है। कैमरामैन राणा के साथ प्रशांत देव। दिल्ली सरकार ने तय किया है कि नए मुख्य सचिव के तौर पर पीके गुप्ता के नाम को आगे किया जाए। इसके लिए बाकायदा उपराज्यपाल के पास फाइल भेजी गई है, जो केंद्र सरकार के पास होते हुए पहुंचेगी और उसके बाद वहां से मंजूरी मिलने के बाद ही पीके गुप्ता दिल्ली के मुख्य सचिव के तौर पर अपॉइंट होंगे। ये कदम सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले में अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग सहित सेवाओं के मामलों में दिल्ली सरकार को कार्रवाई शक्ति दिए जाने के कुछ दिनों बाद आया है। इससे पहले सीएम केजरीवाल ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी AK सिंह को दिल्ली के सेवा विभाग का नया सचिव नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसला लेने के बाद अब लगातार दिल्ली सरकार उन अधिकारियों का ट्रांसफर कर रहा है जो कहीं ना कहीं पहले उपराज्यपाल के सीधे संपर्क में थे, और सरकार चाहती है कि व्यवस्था सही रहे, लगातार सरकार अधिकारियों के बीच संपर्क बना रहे। ऐसे में उन अधिकारियों के नाम को फाइनलाइज किया जा रहा है जो पहले से सरकार की गुडबुक में थे, या सरकार उनके साथ आसानी से काम कर सकती है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24। बीजेपी के हुए रामचंद्र प्रसाद सिंह बीजेपी ज्वाइन करने के बाद RCP सिंह पहली बार दिल्ली से पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ RCP सिंह के समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए RCP सिंह ने यह भी कहा कि जदयू पार्टी खत्म हो गई है। RCP सिंह ने कहा कि जदयू का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। नीतीश कुमार सिर्फ पर्यटक मुख्यमंत्री बनकर रह गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि RCP सिंह नालंदा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के टिकट पर चुनाव भी लड़ेंगे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में RCP सिंह के सामने उनके सैकड़ों समर्थकों ने बीजेपी का दामन थामा। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2024 में RCP सिंह बीजेपी के लिए कितना कारगर साबित होते हैं। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। हनुमत कथा कहने पटना पहुंचे बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेश शास्त्री 5 दिनों की कथा प्रवचन के बाद कल देर शाम यहाँ से जो रवाना हो गए। लेकिन उनके रवानगी के समय में जो यहाँ पे भीड़ उमड़ी और जो उनके दीवानगी के भक्तों ने सारी सीमा तोड़ दी और वो रनवे तक पहुँच गए जहाँ पर उनका चार्टर प्लेन रुका था और उस चार्टर प्लेन से उन्हें जबलपुर जाना था। जब शाम में धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पहुँचे उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया था। इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे पहुँची थी जिसको कंट्रोल करने में सुरक्षा कर्मियों को भी पसीने आ गए थे और लगातार वो गेट से एंट्री करके रनवे तक पहुंच गए थे, जो सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा एक खतरा बन सकता था। धीरेन्द्र शास्त्री के जो समर्थक थे, जो उनके भक्त थे, वो चार्टर प्लेन के दरवाजे तक पहुंच गए थे और वहां पर वो उस जगह तक गए जहां पे प्लेन लगी हुई थी और वहां तक उनसे सेल्फी लेने वाले, तस्वीरें लेने वालों और आशीर्वाद लेने वालों की भीड़ लगी रही थी। बाद में सुरक्षा कर्मियों ने काफ़ी मशक्क़त के बाद वहां से भीड़ को हटाया कि जिस तरीके से भीड़ रनवे तक पहुंच गई थी उस समय ट्रैफिक कंट्रोल लगभग अस्त व्यस्त हो गया था और इस दौरान एयरपोर्ट कंट्रोल को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। फिलहाल इस मामले में अभी एयरपोर्ट कंट्रोल ने अपनी रिपोर्ट दी है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। देश का 17वां और उड़ीसा के लिए पहला वंदे भारत ट्रेन जो पुरी से हावड़ा के लिए चलेगी, इसकी औपचारिक शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल के जरिए इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि नया वंदे भारत ट्रेन नए भारत के आकांक्षा का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि उनके लिए तमाम राज्य बराबर हैं और देश के विकास में हर एक राज्य की भागीदारी है। लिहाजा देश के उत्तर से लेकर पूरब तक, पश्चिम से लेकर दक्षिण तक चारों कोनों में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत वंदे भारत ट्रेन एक जगह से दूसरे जगह को जोड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर इस बात को दोहराया कि केंद्र सरकार राज्यों के प्रति अपने समर्पण और सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। वंदे भारत के इस ट्रेन के परिचालन को होने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कैमरामैन अमित राय के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24, पुरी। 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर आए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल देर शाम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनके सरकारी आवास वर्षा पर जाकर मुलाकात की। इस मुलाकात के वक्त महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। इन 3 नेताओं के बीच लंबे देर तक बैठक चली।
इस बैठक में महाराष्ट्र की राजनीति, आने वाले चुनाव और महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई है। शिंदे फडणवीस सरकार बनने के बाद सिर्फ एक बार ही महाराष्ट्र में कैबिनेट का विस्तार हुआ था और इसमें सिर्फ कैबिनेट मंत्रियों ने ही शपथ ली थी। फिलहाल मौजूदा समय में शिंदे फडणवीस सरकार में सिर्फ कैबिनेट मंत्री ही काम कर रहे हैं। उनका हाथ बटाने के लिए कोई भी राज्य मंत्री नहीं है। शिंदे फडणवीस सरकार के कई विधायक मंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा। कैमरामैन अंचल सिंह ठाकुर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू, कर्नाटक में कंबाला और महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़ जैसे परंपरागत खेल जारी रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों द्वारा पशु क्रूरता अधिनियम में किए गए बदलाव पर मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने राज्य सरकारों द्वारा पशु क्रूरता अधिनियम में बदलाव को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि इन बदलावों के चलते वास्तव में पशुओं को होने वाला दर्द और यातना कम हुई है। तमिलनाडु ने कानून में यह बदलाव 2014 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किया था, जिसमें अदालत ने जल्लीकट्टू और इसी तरह के दूसरे खेलों पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि कानून में बदलाव 2014 में नागराज केस में दिए गए फैसले के खिलाफ नहीं है। उस केस में कानून के जो खराब पहलू थे वो बदलावों के बाद दूर कर लिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जल्लीकट्टू खेल तमिल संस्कृति का सदियों से परंपरागत हिस्सा रहा है और इस पर किसी तरह का रोक नहीं लगाया जा सकता। कैमरामैन भरत के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24। वाराणसी में ज्ञानव्यापी परिसर में मिले शिवलिंग जैसी आकृति की संरचना की वैज्ञानिक जांच करवाए जाने के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को स्वीकार करते हुए कल सुनवाई की तारीख निर्धारित की है। ज्ञानव्यापी मामले में मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के शिवलिंग जैसी संरचना की उम्र का निर्धारण करने के लिए कार्बन डेटिंग सहित दूसरे वैज्ञानिक सर्वे के आदेश को चुनौती दी है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। इस मामले में अब कल यानी शुक्रवार को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानव्यापी मस्जिद प्रबंधन समिति की ओर से पेश हुए अधिवक्ताओं ने इस विषय पर दलील रखी। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और JB पादरीवाल की पीठ ने याचिका पर संज्ञान लिया है। पीठ ने शुक्रवार को सुनवाई के लिए याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर के एगरा में पटाखा के फैक्ट्री में बम विस्फोट हुआ था। तो वहां पे करीब 9 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग बुरी तरह से इंजर्ड हुए थे। वहां पे लगातार बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का साफ तौर पे मांग है कि वहां पे जिस तरह से बम विस्फोट किया गया था, इसकी पूरी घटना की NIA जांच किया जाए। इसको लेकर शुभेंदु अधिकारी ने एक कोलकाता हाई कोर्ट में मामला किया था। कोलकाता हाई कोर्ट में उन्होंने इस मामले के लिए कहा था कि पूरे मामले की NIA टीम जांच करे, लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट ने साफ तौर पर मना कर दिया है। कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा है कि जिस तरह से राज्य सरकार द्वारा CID टीम पूरे मामले की जांच कर रही है और वहां पे पर्याप्त जो पुलिस जवान है उनकी तैनाती किया जाए और राज्य सरकार जो रिपोर्ट कोलकाता हाई कोर्ट को सौंपेगी उसके बाद से पुनः विचार किया जाएगा कि वहां पे NIA टीम की जांच में दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो कह सकते हैं कि अब कोलकाता हाई कोर्ट की रिपोर्ट सौंपने के बाद दोबारा से कोलकाता हाई कोर्ट उस पर विचार करेगा और आने वाले समय में यह पता चल पाएगा कि NIA टीम उस मामले पे जांच करेगी या नहीं करेगी। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। बिहार में जातीय जनगणना मामला जिसको लेकर काफी दिनों से बवाल मचा हुआ था और उसके बाद बिहार हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी, उसको लेकर बिहार सरकार आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा गया कि सर्वे के मामले में बिहार सरकार के लोगों के प्राइवेसी और व्यक्तिगत डेटा को कैसे बिहार सरकार प्रोटेक्ट करेगी। बिहार सरकार के वकील ने कहा कि प्राइवेसी और लोगों के प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी बिहार सरकार की है और बिहार सरकार ने इसकी तैयारी कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सभी इस स्टेज में इसमें क्यों दखल दें जब हाई कोर्ट मामले में जुलाई में सुनवाई करेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पटना हाई कोर्ट अगर तय समय में सुनवाई नहीं करेगा तो आप लोग बिहार सरकार जो है वो 14 जुलाई की सुप्रीम कोर्ट ने तारीख तय कर दी है, तो वो 14 जुलाई को इस मामले की सुनवाई करेंगे। कैमरामैन जहांगीर खान के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। मोरबी के हड़वद से हजारों किलो मिलावटी सौंफ बरामद। नकली पनीर, नकली मिर्च और नकली घी के बाद में अब नकली सौंफ भी बड़ी मात्रा में बरामद हो रही है। हड़वद के पास मार्केट यार्ड के पीछे से सौंफ में मिलावट करने के आरोप में एक शख्स को हिरासत में लिया है। वहीं 53,000 किलो सौंफ जब्त कर उसके सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं।
जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि हलवद के मार्केट यार्ड के पास अवध इंडस्ट्रीज एरिया में बंधन एंटरप्राइजेज नाम की फैक्ट्री में सौंफ में मिलावट की जा रही है। इसके आधार पर मोरबी के लोकल क्राइम ब्रांच की टीम ने छापेमारी की तो मौके से करीब 53,000 किलो सौंफ बरामद हुई। पुलिस ने सौंफ की मात्रा को जब्त कर एफएसएल व खाद्य पदार्थ द्वारा सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा है। फिलहाल पुलिस ने 1,12,00,000 से अधिक का मुद्दा माल जब्त कर हितेश मुकेश जी अग्रवाल को हिरासत में ले लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये नफाखोर बाजार से सस्ती सौंफ लाकर उसमें रंग कर हरी सौंफ तैयार करते थे और इसे पैकिंग कर मार्केट में बेचते थे। इस मामले में खाद्य विभाग और एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सौंफ की छापेमारी कर बड़ी मात्रा जब्त की है। कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। क्रूज ड्रग्स केस में आरोपी मुनमुन धमेचा ने एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े पर गंभीर आरोप लगाया है। धमेचा ने दावा किया है कि मीडिया में पब्लिसिटी पाने के लिए समीर वानखेड़े ने उन्हें फंसाया था। जहां से ड्रग्स बरामद हुआ था वहां पर 2 अन्य व्यक्ति भी मौजूद थे, लेकिन उन्हें छोड़ दिया गया। आपको बता दें कि धमेचा ने यह भी कहा है कि फिल्म जगत से जुड़ाव होने के कारण सिर्फ मुनमुन धमेचा को ही गिरफ्तार किया गया ताकि मीडिया का ध्यान आकर्षित किया जा सके। आपको जानकारी के लिए बता दें कि क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को दिल्ली हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 22 मई तक समीर वानखेड़े के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने पर रोक लगाई है। इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने समीर वानखेड़े से यह भी कहा है कि वो बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर करे। कैमरामैन विनोद सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई।